जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई। लेक्चर नंबर 4 में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों और उनकी बहनों, देवियों और उनके सज्जनों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पे, कॉमर्स अड्डा 247 पे और सीवीटी अड्डा 247 पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, और आप मुझे देख रहे हैं अभी इस बहुत ही अमेजिंग सेशन में, और सेशन है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि यार ये जो शाम का 6 बजे का समय ना, तकरीबन 45 मिनट्स आप ये मेरे लिए छोड़ दो और ये सोचकर छोड़ दो कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आकर कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। जैसे आप कपिल शर्मा शो देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ये आप देख रहे हैं नॉलेज शेयरिंग के लिए। करेक्ट। कल की हमारी क्लास बहुत अच्छी हुई। जिसने अभी तक नहीं देखा, जिसको अभी तक नहीं पता, उसके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि फिर हम आगे बढ़ सके। आज का है लेक्चर नंबर 4। तो मेरा नाम है CA अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने CA एक साथ कंप्लीट किया है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तो आप मुझे जान जाएंगे। मेरी लाइफ में मैं ये 3 मंत्रास को प्रोफेस करता हूँ, बिलीव करता हूँ। पेशेंस मतलब धैर्य, सक्सेस, ट्रस्ट मतलब विश्वास, और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता। मेरे टाइमिंग्स यहाँ पे आप लोगों के सामने, वो सभी बच्चे जो मुझे लाइव देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। एक मेरी बैच चल रही है CA के बच्चों के लिए, और अभी जो ये टॉपिक चल रहा है ये सिर्फ CA के लिए नहीं, ये 11, 12, CS, CMA सबके लिए है, क्योंकि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग मैं करवा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करवाने वाला हूँ, जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स एंड सो ऑन, है ना। और अड्डा के ऐप पर मेरी क्लासेस चल रही है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं टीचर हूँ, पहले 11, 12 को भी पढ़ाता था, लेकिन अब मैं सिर्फ CA के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि CA कैसे किया जाता है, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा, बट जानकारी होनी चाहिए। तो ये QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको स्कैन करके ना आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक ही मिनट, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही है या नहीं है। हाँ, सब कुछ सही है। सिस्टम में क्या चल रहा है भाई साहब? हाँ, ठीक ही चल रहा है। ठीक है, तो आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं, ये QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको CA कोर्स के बारे में मिल जाएगी। जो लोग CA के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हमारे मैराथन सेशंस देखना चाहते हैं, रिवीजन सेशंस, मेरे नहीं पूरी की पूरी टीम के, आप इस QR कोड को स्कैन करें, आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिल जाएगा। ये मेरी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम, आप लोगों की टीम, द बाहुबली टीम ऑफ एकाग्रता। यार हम लोग ना आप लोगों के लिए CA फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शंस लेके आए, जहां पर आप किसी एक बैच में एडमिशन नहीं लेते हैं, आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और उस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारे टीचर्स का पूरा के पूरा एक्सेस मिलता है। मतलब आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलती है, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, सारी क्लासेस आप देख सकते हैं विद जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन। महापैक एंड महापैक प्रो, 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हैं। सोशल मीडिया पर जब भी आप टैग करें, ये हैशटैग यूज़ करें, हैशटैग CA बाहुबली टीम, ये हैशटैग आप लोगों को यूज़ करना है। करेक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। किसी भी तरीके की जो काउंटिंग होती है उसको कहते हैं अकाउंटिंग। हिस्ट्री में अगर हम लोग गए तो सर लुका डी पैसियोली के बारे में हमने देखा है। क्विक रिकैप, दुनिया की पहली जो बुक लिखी गई है अकाउंटिंग के ऊपर वो यहाँ पर है। कौटिल्याज अर्थशास्त्र में भी अकाउंटिंग के बारे में मेंशन किया गया है। इंडियन सिनेरियो में हम लोगों ने देखा है, अकाउंटिंग बॉडीज पे बात की है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने देखी है, ये 5 ब्रांचेस है: कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इन सब के अलावा हमने इन सभी ब्रांचेस को डिटेल में देखा है, पढ़ा है, समझा है। मैंने बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमने डिटेल में देखा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो अब आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इनफैक्ट सिर्फ आज की नहीं, आज की और कल की अगली 2 क्लासेस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। करेक्ट, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये टर्म्स आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। अब दोस्तों, हर एक बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, पर सर हमारी गाड़ी में तो 2 होते हैं। हम 2 व्हीलर की बात करें, मार खाओगे? नहीं सर। अरे यार मैं 4 व्हीलर की बात करूँ, शब्दों को मत पकड़ो यार, भावनाओं को समझा करो यार, ऐसे मत करो यार। ठीक है। सो कोई भी गाड़ी जब हम चलाते हैं ना, तो गाड़ी के हमारे 4 पहिए होते हैं।
तो मैथमेटिक्स में भी ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रेंट्स, ठीक है। वैसे ही हमारे बिजनेस के भी ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और वो 4 क्वाड्रेंट्स क्या है? सबसे पहला है आई, दूसरा है ई, तीसरा है ए और चौथा है एल। आई ई ए एल, इसका मतलब क्या है समझिएगा। आई स्टैंड्स फॉर इनकम, E stands for expenses, A stands for assets and L stands for liabilities। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 4 शब्दों को हमें समझना है, और बहुत बढ़िया, 2 की जगह 3 भी क्लास लगी फर्क नहीं पड़ेगा, बट समझना अच्छे से, ठीक है। IEAL, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज। हम कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। लिहाजा है कोई भी इंसान काम क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। मतलब बहुत सारे लोग ये पता है चीज़ कहते हैं कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता है। मैं पता है इस थ्योरी को पूरी तरह एग्री नहीं करता हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पूरी तरह मैं इस थ्योरी का सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा थोड़ा अलग थॉट है इसके ऊपर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा ये मानना है कि बेशक पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है, लेकिन पैसा वो सारी चीजें खरीद सकता है जिससे आप दुखी ना हो, आप परेशान ना हो। और अगर आप किसी चीज से दुखी ना हो, परेशान ना हो, तो आप इनडायरेक्टली खुश होते हैं। एक भूखा इंसान सड़क के किनारे भूखा बैठा है, कई दिनों से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया, बहुत हताश है, बहुत परेशान है, क्योंकि जेब में फूटी कौड़ी नहीं है कुछ खरीदने की। अगर उस इंसान को कहीं पे एक 50 रुपए का 100 रुपए का नोट मिल जाए, जिससे जाकर वो खुद के लिए खाना लेके आए और भर पेट खाना खाए, तो वो इंसान आज एक रात सुकून भरी नींद सोने वाला है, चैन की नींद सोने वाला है। क्या उस इंसान को खुशी नहीं होगी? एक दूसरा इंसान जो ठंड में ठिठुर रहा है और उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, अगर उस इंसान को कहीं एक 100 रुपए की नोट मिल जाए, जिससे जाकर वो एक कपड़ा खरीद के लिए आए, एक शॉल खरीद के लिए आए, जिससे वो अपने तन को ढक सके, तो क्या उस इंसान को खुशी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस? पार्शियली एग्रीड, पार्शियली नॉट। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, एग्रीड, बट मनी कैन सर्टनली बाय यू सम थिंग्स which will not make you sad, which will not make you depressed। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये कहता है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, तो भाई साहब अलग चीज़ है। इस दुनिया में हर इंसान पैसे के लिए काम करता है, और गलत नहीं है, करना भी चाहिए। आप लोग मुझे लाइव चैट में बताइए आपकी ओपिनियन क्या है। क्या पैसा कमाना गलत बात है? नहीं, सिर्फ पैसा कमाना गलत बात है, दोनों में अंतर होता है। हाँ, मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूँ, क्या गलत करता हूँ? चोरी नहीं करता हूँ, डकैती नहीं डालता हूँ, इलीगल काम नहीं करता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ, और मेरी मेहनत से मुझे रिवॉर्ड मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मेरी कमाई है, दैट्स ऑल। हाँ, मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूँ और करूँगा, क्योंकि मैं जिस घर में रहता हूँ उस घर का किराया देने के लिए मुझे पैसा चाहिए। उस घर में बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पैसा चाहिए, फ़ोन करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए पैसा चाहिए, काम करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ नहीं चाहिए? पैसा हर एक जगह चाहिए, हर एक जगह। तो काफ़ी बार इस चीज़ पे डिस्कशन होता है, डिबेट होता है घर पे, तो मम्मी वगैरह कहते हैं कि यार नहीं, तेरी बात गलत है, ऐसा नहीं होता है, ये तो क्या बोल रहा है। मतलब फिर बड़े बुजुर्ग हैं, कभी एक एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे को एक बात बता, एक इंसान हॉस्पिटल में लेटा है, ठीक है, बहुत अमीर है, बहुत रिच है, हॉस्पिटल में लेटा है, कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे बता उसका पैसा उसके कैसे काम आया। मैंने मम्मी से कहा कि उसका पैसा तो वैसे भी उसके काम नहीं आया, अगर उसके पास पैसा नहीं होता था तो हो सकता है वो अभी तक पहुंचता ही नहीं था, हो सकता है वो पहले ही मर चुका होता था, हो सकता है उसकी मौत थोड़ी भयानक, खौफनाक, दर्दनाक होती थी। क्योंकि उसके पास पैसा था तो आज वो सरकारी अस्पताल की जगह एक प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड कर पाया, जहां पर एटलीस्ट उसके आखिरी के जितने भी दिन, जितने भी घंटे, जो भी समय निकला, वो समय सुकून से निकला। एटलीस्ट एक आशा की किरण तो थी कि चलो मेरे पास जो पैसा है, उस पैसे के दम पर मैं लास्ट मोमेंट तक इसको सही करने का, उसको सुधारने का, उसका इलाज करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ पाया।
अगर कोई ऑर्गन फेल हुआ है तो वो ऑर्गन खरीदने की मेरी हैसियत है, मेरी ताकत है, पैसा तो है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा खुशी नहीं देता है या पैसा कमाना गलत बात है, सिर्फ पैसा कमाना गलत बात है, ठीक है। तो आई स्टैंड्स फॉर इनकम। इनकम मीन्स अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, तो मेरे लिए सेल्स मेरी इनकम है, मेरा टर्नओवर मेरी इनकम है। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, जहाँ मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे कि मैं एक टीचर आप लोगों को सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो सर्विसेज देकर जो मैं फीस लेता हूँ, जो मैं प्रोफेशनल फीस लेता हूँ, वो मेरी इनकम है। इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी सिंगल बिजनेस। डू यू एग्री विद मी? क्लियर हो रहा है सबको? इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर काफ़ी बार अपनी क्लास के अंदर ना सीए की क्लास में बच्चों को पहली क्लास में पूछता हूँ, चलो चलो सब जने बताओ आपको सीए क्यों करना है, व्हाई यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बच्चे कहते हैं सर देश की रक्षा करनी है। माँ तेरा आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। सर माँ बाप का नाम रोशन करना है, सर ये करना है, सर वो करना है। मैंने कहा चल 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 साफ बात बोल, सीधी बात, नो बकवास। काई को करने का है? पैसा कमाने का। और मैं गलत नहीं है, मैं तेरे को जज नहीं करेगा रे बाबा इसके ऊपर, सीधी बात है, सीधी बात। पैसा काई को कमाने का, पैसा चाहिए होना, पैसा होना, कमाने का, बात खत्म। कोई भी चीज़ जब आप कमाओगे, पैसा कमाओगे, तो उसके अंदर ना आपको कोई ना कोई खर्चा करना पड़ेगा। बेटा इस दुनिया में कोई भी ऐसी इनकम पॉसिबल ही नहीं है जिस इनकम के लिए आपको कोई खर्चा ना करना पड़े। एक्सपेंसेस आर बाउंड टू हैपन, दे आर गोइंग टू हैपन। ट्रस्ट मी, मैं ऑनेस्टली बता रहा, जब मैं छोटा था, आई मीन 9th 10th तक तो 9th तक तो ट्यूशन्स लगाई नहीं थी, 10th के बाद ट्यूशन्स लगाना चालू की। 10th स्टैंडर्ड में भी आई रिमेंबर ऐसी ट्यूशन्स लगाते थे जहाँ स्कूल के टीचर ही अपने घर पे बुलाकर पढ़ाते थे, तो उनके घर पर ही जाते थे। मतलब ऐसे बहुत कोई ज़्यादा प्रोफेशनल हाई फंडू सेटअप होता नहीं था, तो ऐसे चेयर लगा रहे हैं उनके घर में और बस वहीं पे पढ़ा रहे हैं। मोस्टली टीचर्स के घर के ऊपर या नीचे ही हॉल बना हुआ होता था, उसी हॉल में एक ब्लैक बोर्ड लगा होता है या वाइट बोर्ड, अगर टीचर का बजट अच्छा है तो वाइट बोर्ड, नहीं तो ब्लैक बोर्ड, है ना। और वहीं पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो टीचर्स थे। लेकिन 11th 12th में ना ट्यूशन्स का सही मायने में मतलब समझ में आया, जहाँ पर प्रोफेशनली मैंने ट्यूटर्स देखे थे। प्रोफेशनली मतलब एक प्रॉपर सेटअप है, क्लासरूम बना हुआ है, और वो क्लासरूम आपके स्कूल के कॉलेज के क्लासरूम से बड़े हैं, जहाँ पर ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा मतलब उस समय तो क्या ही टेक्नोलॉजी बोलूँ, पर मैं क्लास में अच्छे फैंस हैं, बेंचेस अच्छी है, मतलब स्क्रीन्स लगी हुई है, सारी चीज़ें। तो यार मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे को तो कितनी बार लगता था कि सबसे बेस्ट प्रोफेशन टीचिंग है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में कोई खर्चा ही नहीं। मुझे तो हमेशा लगता था, इवन सीए करते समय भी जब मैं देख रहा था हमारे टीचर, यार बहुत पैसा कहा। देखो यार दिमाग में ना गणित पहले से चलता है सिंपल है। मुझे अभी भी याद है, हम लोग ऐसे बैठे बैठे ना किसी का इनकम निकाल लेते थे। अच्छा ये हमारे, जब है यार बच्चे हैं यार, आप भी होंगे क्या, क्लास में बैठते थे, अब टीचर सामने पढ़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, हमारा इंटरेस्ट टीचर में नहीं, हमारा इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में। अच्छा टीचर कैसे दिखता है, उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, अच्छा चश्मा कौन सा पहने, घड़ी कौन सी पहने, मियाँ पूरा टाइम दिमाग में ही चले, घड़ी में फ़ोटो किसका होगा। अच्छा मतलब टीचर का टाइम पूरा टाइम दिमाग में चले, बच्चे का दिमाग में, अच्छा घड़ी में जो टाइम हुआ है ये टाइम तो कोई और बता रहा है भैया, ये टाइम तो यहाँ पर दिखा रहा है 3:56 और अभी ये क्लास हमारा चल रहा है शाम को 6:13 हुए हैं, ये चल क्या रहा है। मैं आपको सीधा बताता हूँ भैया, मेरी शाम को मीटिंग है, मैं इस समय हूँ गुड़गांव में और मैं एकाग्रता अड्डा 247 के ऑफिस में हूँ। मैं आपकी क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ, बस मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे बच्चों को कंटेंट रोज मिलना चाहिए, इसलिए ये सेशन मैं आज 17 तारीख को दोपहर में 3:56 पे शूट कर रहा हूँ। और बच्चों को इंटरेस्ट क्या, अच्छा टीचर ने अंदर क्या पहने, अंदर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, हाँ यार यूनिफॉर्म नहीं पहने, अच्छा ब्लैक कलर। मैं सच बोलूँ, सांस भी कभी मुझे भी इसी चीज़ में इंटरेस्ट सेम पिंच, टीचर की बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट, पूरी बाकी चीज़ों में। अच्छा मैं तो अलग ही था। अच्छा अगर हमारे सर एक स्टूडेंट से 4,000 रुपये ले रहे हैं और इस समय मेरे क्लास में कितने बच्चे बैठे होंगे, हाँ मेरे क्लास में इस समय अगर 80 बच्चे बैठे होंगे तो ये कितनी होगी, 4,000 × 80 मतलब 40,000, 40,000 × 8, 8 4 जा 32, 3,20,000 रुपये। अच्छा तो ये हमारी, सपोज़ मैं कह रहा हूँ ये 12th स्टैंडर्ड की बैच है, ऐसी सर ना दिन में 3 बैचेस लेते हैं। उरो भाई साहब, मतलब
9,60,000 रुपये। फिर सर इसके अलावा 11th स्टैंडर्ड की भी ट्यूशन्स लेते हैं, 11th में भी इतने ही बच्चे होंगे, कम ज़्यादा थोड़ी बहुत फीस पकड़ लूँ तो 9,60,000 रुपये 11th स्टैंडर्ड की भी फीस होगी। मतलब सिर्फ ट्यूशन से हमारे सर कमा रहे हैं 19,20,000 रुपये साल का। इसके अलावा जो सर को कॉलेज से सैलरी मिलती है वो अलग। वाह यार, तभी सर का घर इतना बड़ा है, तभी सर के पास ये गाड़ी है, ये घड़ी है, ये चश्मा है, ये अंगूठी है, ये ज्वेलरी है। भाई साहब, ये तो देखो भैया, इतिहास गवाह है, एक टीचर बनना आसान नहीं होता है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे हमेशा पता है क्या लगता था कि टीचिंग प्रोफेशन ना सबसे चिल प्रोफेशन है और इसमें कोई खर्चा नहीं है। लेकिन दोस्त वो तो जब मैं जाकर खुद बाद में टीचर बना तब मेरे को समझ में आया टीचिंग प्रोफेशन में भी बहुत खर्च होता है। मतलब ये चीज़ तो अब प्रूवन है, देयर कैन नॉट बी एनी इनकम विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस। हर काम के, हर धंधे के, हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, पर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हर काम के चैलेंजेस होंगे ही होंगे। अब आपको पता नहीं होता है ना। इंग्लिश में कहावत है ग्रास फ्रॉम फार ऑलवेज अपीयर्स टू बी ग्रीनर। हिंदी में कहावत है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। और मारवाड़ी में कहावत है दूर आ ढोल सुहाना लागे, पराई थाड़ी ने महीने घी ज़्यादा लागे। बात बहुत सही है। तो एक्सपेंडिचर हर एक धंधे में होता है, चैलेंजेस हर एक बिजनेस में, हर एक प्रोफेशन में होता है। एक डॉक्टर भी परेशान है तो एक पायलट भी परेशान है। आपको लगता है कि एक्टर्स की लाइफ बहुत चिल है तो आप ना करीना कपूर की एक मूवी है वो जाकर देखना, हीरोइन, और प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी है फैशन। इफ़ यू रियली वांट टू सी द डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री, गो एंड वॉच दीज मूवीज, यू विल गेट टू नो इनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। एक फिल्म स्टार, एक सेलिब्रिटी जिसकी लाइफ को देखकर आपको लगता होगा कि यार इसकी लाइफ में ना कोई कमी नहीं है, भरपूर पैसा है, ग्लैमर है, आई शुड से फैशन है, ग्लैमर है, पैसा है, एवरीवेयर देयर आर फैंस अराउंड, जहाँ पर भी जाते हैं लोग आ जाते हैं। पर आपको एक चीज़ बताऊँ, सत्य बात यह है कि इस भीड़ भरी दुनिया में वो अंदर से उतने ही ज़्यादा अकेले होते हैं, लोनली होते हैं। आप कभी भी देखना, ये जितने भी बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इन सब के पास एक कुत्ता, बिल्ली, कोई ना कोई जानवर होता है। ये क्यों होता है? ट्रस्ट मी, बिकॉज उनको ये अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई एक मेंबर चाहिए होता है जिससे वो अपनी लोनलीनेस दूर करें। हज़ारों लाखों लोग हैं दुनिया में जो उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बट कभी कभी वो प्यार भी कम पड़ जाता है क्योंकि वो प्यार सब जो है ना वो सेल्फिश प्यार है, लालच वाला प्यार है। अब मैक्सिमम लोग जो एक हीरोइन को पसंद करते हैं वो किस कारण से पसंद करते हैं सबको पता है ना। जब तक उसकी ब्यूटी है तब तक लोग उसको पसंद करें, बाद में नहीं पसंद करेंगे। लोग उसको उसके काम के वजह से नहीं पसंद करें, लोग उसको उसके शरीर के वजह से पसंद करें, उसकी ब्यूटी जो फिजिकल दिख रहा है, टेंजिबल दिख रहा है, उसके वजह से पसंद कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कला की व्हाट शुड आई से, दे रिस्पेक्ट द आर्ट, दे रिस्पेक्ट द टैलेंट, दे आर वेरी फ्यू पीपल। तो ये कभी मत सोचना, दिमाग में कभी भी आए ना, कभी मत सोचना कि किसी भी धंधे में खर्चे की ज़रूरत नहीं है। हर एक धंधारी, यार रोड साइड में एक बंदा रेडी ठपरी लगाता है ना, उसको भी खर्चा करना पड़ता है दोस्त। एक सब्जी वाला ना जब अपने दुकान पे सब्ज़ी बेचता है तो पहले वो सुबह 4 बजे 3 बजे उठता है, वो उठता है, सब्ज़ी मंडी जाता है, अपनी जेब से पैसा लगाता है, सब्जियां खरीद के लाता है और लाने के बाद वो सब्जियों को बेचता है। खर्चा हर एक धंधे में होता है, कभी मत सोचना, ठीक है। तो इनकम और एक्सपेंस, अब यहाँ से देखो हम कुछ टर्म्स निकालते हैं, ठीक है, समझना। मैं हमेशा कहता हूँ सेशन तभी देखना जब आपको लगे कि आपको मुझसे यहाँ पर मिल रहा है कुछ VA का मतलब मैंने क्या बताया, वैल्यू एडिशन। आपको अगर मुझसे वैल्यू एडिशन मिल रही है, मेरे सेशन से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ रही है तो ही सेशन देखना। और अगर अच्छा लगे ना तो दिल से बोल रहा हूँ कमेंट ज़रूर करना वीडियो के एंड पे, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, मुझे मैसेजेस करना। मैं हर एक मैसेज पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मैसेज करते हैं, क्योंकि इस फैंस भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक तन्हाई भरी हुई है और ओपनली कन्फेशन है, नो पॉइंट, है ना। नाउ अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स बोरो करते हैं। हमने कहा कि इनकम होती है और इनकम करने के लिए आप कुछ खर्चा करते हैं। अगर हम थोड़ा एक्टिव माइंड से सोचें ना, थोड़ा लॉजिकली सोचें, तो कभी भी दोस्तों खर्चा जो है इनकम से कम होना चाहिए। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं होना चाहिए। आइडियली ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए।
हो सकता है कभी कभी, बट आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होता है ना, उसको कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा। एक सिंपल सी चीज है, ठीक है। कहते हैं सूरत की साड़ियां बहुत मशहूर है, तो आप अगर सपोज नागपुर में रहते हैं, महाराष्ट्र के नागपुर में रहते हैं, तो आप एक बार सूरत जाते हैं और सूरत जाकर वहाँ से आप हज़ार रुपए की 10 साड़ियाँ खरीद के लाते हैं, 10,000 रुपए की, समझना। आप ऐसे ही गए, किसी और काम से गए सूरत, हज़ार रुपए की 10 साड़ियाँ खरीद ली आपने। अब वो 10 साड़ियाँ आपने सोचा कि आप अपनी बुआ को, चाची को, ताई जी को, मामी जी को, सबको देंगे नागपुर में आके। अब आप नागपुर में आते हैं, और जब नागपुर में आते हैं तो आप अपने घर पे पहुंच के अपनी मम्मी को वो साड़ियाँ दिखाते हैं, और जब मम्मी को वो साड़ियाँ दिखाते हैं तो आपकी मम्मी की जो फ्रेंड्स है ना, वो वहीं पर बैठी होती है, और वो आपकी साड़ियाँ देखकर बड़ी खुश होती है। अच्छा, आप ये बोल नहीं रहे कि आप ताई के लिए, मामी के लिए वगैरह लाए हैं, आप जस्ट लेके आए। हाँ, वो आंटी पूछ रही है कैसे बेटा, ठीक है, कहाँ गया था, सूरत गए थे आंटी, कहाँ, क्या लेकर, दिखा, तो आपने वो साड़ियाँ दिखाई। वो आंटी लोग ना वो साड़ी देखकर इतनी खुश हो गई कि यार ये तो बहुत अच्छी डिज़ाइन है, ये तो बहुत अच्छा कपड़ा है, कितने में लाए हो बेटा। तो आपके मुंह से निकल जाता है, ध्यान से सुनना, आपके मुंह से निकल जाता है कि आंटी जी मैं ये साड़ी ना 1500 रुपये में लाऊँ। अब समझना, आप कितने में लेकर आए, एक्चुअली 1000 रुपीज़ में, और आपने आंटी जी को कोट क्या कर दिया, आपने कहा कि मैं 1500 रुपये में लेके आऊँ। आंटी जी कहती है यार एक काम कर, ये ना यार तू मेरे को दे दे, मेरे को ना साड़ी बहुत पसंद है। और जितनी भी 10 साड़ियाँ मैं लेके आया, ध्यान से सुनना, जितनी भी 10 साड़ियाँ मैं लेकर आया, ये पूरी की पूरी साड़ियाँ वो आंटियों ने खरीद ली और मुझे हाथों हाथ पैसा दे दिया। 1500 रुपये एक साड़ी का, इंटू 10 साड़ीज, मतलब 15,000 रुपये। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, लाइव चैट में फटाफट आंसर दो, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जवाब दो मेरे को। मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? भाई साहब, एक साड़ी पे मैंने 500 रुपये कमाए हैं, इंटू 10 साड़ीज, बेटा 5,000 रुपये का मेरा सीधा सीधा यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आप अगर सोचोगे, इसके अलग अलग तरीके हैं सोचने के, आप अगर सोचोगे तो आपके तो पर्सनल लेवल पे सूरत आने जाने का खर्चा निकल गया। आप सूरत कोई और काम से गए थे, आप बिल्कुल धंधा नहीं करते हैं, आपको धंधा, व्यापार, बिजनेस, मुनाफा, लागत कुछ नहीं समझता है। आप सूरत गए थे मात्र एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने, फंक्शन अटेंड किया, मार्केट गए, मार्केट में साड़ियाँ अच्छी लगी, अपने परिवार के सदस्यों के लिए आपने हज़ार रुपए की 10 साड़ियाँ खरीदी के घर पे आकर आप इसको क्या करोगे, गिफ्ट करोगे। घर पर आप आते हो, आंटियों का जमावड़ा, आंटियों को साड़ियाँ पसंद आती है, आंटियाँ कहती है बेटा जी हम ये साड़ी तुझसे खरीद लेंगे। आंटियों ने 1500 रुपये के हिसाब से आपसे 10 साड़ियाँ खरीद ली, बेटा आपका तो 5,000 का मुनाफा हो गया। ये हो गई आपके धंधे की शुरुआत। अगर आप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, आप पता है क्या बोलोगे, भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब मैं एक और चक्कर करता हूँ सूरत का। अब आप अगली बार सूरत स्पेशली साड़ियाँ लेने जाओगे। अब आप अगली बार जब सूरत जाओगे ना, तो आप 1000 रुपये की साड़ी को नेगोशिएट करोगे, बोलोगे भैया नहीं मुझे 950 रुपीज़ लगाओ, क्योंकि अब मैं 10 साड़ी नहीं लूँगा, अब मैं आपसे ना भैया, मैं आपसे 20 साड़ी लूँगा, 20 साड़ीज लूँगा मैं। यू विल बार्गेन, यू विल गेट। या फिर आप हो सकता है 10 दुकानें घूमोगे। पहले आप नहीं घूमे थे क्योंकि आप आंटी को गिफ्ट देने के लिए ले रहे थे, तो आपने एक दुकान देखी, जो दुकान देखी वहीं से पसंद करके ले लिया। अब आप इंक्वायरी करोगे जाके कि मुझे और अच्छी साड़ियाँ कहाँ मिलेगी, मुझे और सस्ती साड़ियाँ कहाँ मिलेगी। तो आप वो पर्टिकुलर जगह पहुँचोगे जहाँ हो सकता है 950 नहीं, हो सकता है आपको 850 रुपीज़ में साड़ी मिल जाए। आपने ऑलरेडी 150 रुपये यहाँ पे सेव कर लिया है। फिर आप वो साड़ियाँ लेकर वापस आओगे नागपुर में, अपने घर पे वापस आओगे नागपुर में। अब आप पता है क्या करोगे, पहले से फील्डिंग लगा के रखोगे। जिस दिन आप नागपुर आने वाले हो सूरत से, उस दिन आंटियों को पहले से ही घर पे बुला के रखोगे कि आओ आंटी, चाय पियो, पकौड़े खाओ, और फिर उनके सामने साड़ियाँ खोलोगे। साड़ियाँ खोलोगे, पता है जितनी आंटियाँ आएगी साड़ियाँ खुलेगी, पसंद करेगी, लेकर जाएगी, आंटी को वापस 1500 रुपये में बेचोगे। अब 850 रुपये की साड़ी आप अगर 1500 रुपये में बेच रहे हो, मतलब एक साड़ी पे अब आपने 650 रुपये कमा लिए। समझ रहे हो, 650 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 20 साड़ीज, मतलब अब आपने 13,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। आप समझ रहे हो,
धंधा कैसे होता है, व्यापार कैसे होता है। एक इंसान जब पैदा होता है, व्हेन समवन इज बॉर्न, तब वो एज अ क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, एज अ बिजनेसमैन पैदा नहीं होता है, एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही इज नॉट बॉर्न एज अ सक्सेसफुल और एन अनसक्सेसफुल पर्सन। एक इंसान सिर्फ एक इंसान की तरह पैदा होता है, लेकिन जब वो ये धरती पर आता है तो वो अपने कर्मों से सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनता है। रतन टाटा जब धरती पे आए थे तब वो रतन टाटा की तरह नहीं आए थे, नहीं आए थे। वो तो यहाँ पर एक बच्चे की तरह आए थे, लेकिन आकर जो उन्होंने यहाँ इस धरती पे अपना काम किया, अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए, जो नॉलेज है, जो डिग्रीज है, जो अकोलेड्स है, जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, उसकी वजह से वो रतन टाटा बने। हमारे आसपास हज़ारों लोग जन्म लेते हैं और हज़ारों लोगों की मृत्यु होती है। हम हज़ारों लोगों को याद नहीं रख सकते या रखते ही नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन जब रतन टाटा जी की डेथ हुई, पूरा हिंदुस्तान रोया था। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हुई थी, एपीजे अब्दुल कलाम जी की जब डेथ हुई थी, राजेश खन्ना जी की जब डेथ हुई थी, दिलीप कुमार जी की जब डेथ हुई थी, पूरा हिंदुस्तान रोया था। क्यों रोया था? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान उनको जानता था। और पूरा हिंदुस्तान उनको क्यों जानता था? क्योंकि उनके कर्म वैसे थे, उन्होंने काम वो किया था, खुद को इस लायक बनाया था कि लोग उनको उनके काम के वजह से ध्यान रखें। कभी भी ध्यान रखना, इंसान आपको, कोई भी इंसान, ये दुनिया आपको आपकी जाति, धर्म, किसी और चीज़ पे नहीं इवैल्यूएट करेगी। इंसान सिर्फ आपके काम की पूजा करता है। कर्म सर्वोपरि। आपने देखा 13,000 रुपये कमाए, दिस इज़ द बिगिनिंग, दिस इज़ द इवोल्यूशन ऑफ अ बिजनेसमैन। ऐसे ही बिजनेस होता है। अब आप सोचोगे कि भाई मेरा तो एक काम बहुत अच्छा चल पड़ा है, अब मैं और एक काम करता हूँ। अब मेरा क्या हो रहा है, मैंने 13,000 रुपये कमाए, लेकिन पिछले बार की तरह मैं वापस सूरत गया था, मेरा 5,000 रुपये आने जाने में खर्चा हो गया। मतलब 13,000 में से मैंने यहाँ 5,000 रुपये आने जाने पे खर्चा किया, मेरा यहाँ पे जेब में बचा कितना बचेगा बेटा जी? मेरा यहाँ पर 8,000 रुपये, ठीक है, मेरे जेब में 8,000 बचा। पिछले बार मैंने पूरा 5,000 खर्चा किया था तो मेरे जेब में कुछ नहीं बचा, पर चलो एटलीस्ट मेरा आने जाने का खर्चा तो निकल गया। इस बार मेरे जेब में 8,000 बचा। अब मैं दिमाग चलाऊंगा कि मैं और प्रॉफिट कैसे कमाऊं। तो अब मैं पता क्या करूंगा, देखो बिजनेस ऐसे ही होता है और बिजनेसमैन की शुरुआत ऐसी होती है। अब मैं सूरत के वो व्यापारी को फोन लगाऊंगा, हेलो कैसा ड्राइवर भैया, 850 में पिछले बार साड़ी दिए थे, अब और सही रेट लगाओ, क्योंकि अब मैं आपसे 50 पीस लूंगा। कितने पीस लूंगा? 50 पीस। यू टेक मोर क्वांटिटी, यू गेट मोर डिस्काउंट। जनरल प्रिंसिपल है। देख मैं फिर से बता रहा हूं, भैया जी, भाभी जी, अंकल जी, आंटी जी, छोटे भैया, छोटी भाभी, जो भी ये सेशन देख रहा है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मुझे नहीं पता, टॉपर, डफर, कुछ भी लेना देना नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ पारसी, कुछ नहीं पता भाई, मेरे को अकाउंट्स आता ही नहीं है। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे को चैटों में बता देना, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सीरियसली बता रहा हूँ, चैटों में चाहिए। एक बेसिक एजुकेशन में सबको देना चाहता हूँ, बेसिक अकाउंटिंग सबको पता होना चाहिए। जितने भी आंटीज भी ये सेशन देख रहे हैं, मैं सबको बता रहा हूँ, खाना बना रहे हो ना, खाना बनाते बनाते मेरे सेशन चालू कर दो और चालू करके देख लो, बस खत्म। इतना बेसिक ज्ञान मैं आपको दे दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? अब क्या है, देखो ये बात तो आप एग्री करोगे। आपने मार्केट में भी दुकानों पे लिखा हुआ देखा होगा, थोक विक्रेता, चिल्लर विक्रेता, होलसेल, रिटेल। होलसेल का मतलब क्या? ज्यादा, मोर क्वांटिटी। रिटेल का मतलब क्या? कम क्वांटिटी। ये तो यार नियम है, ये तो संसार का नियम है कि अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन आप एकदम बल्क खरीदोगे तो सस्ता खरीदेगा। क्योंकि जो बेचने वाला है वो पता है क्या सोचता है, उसके माइंड में क्या चलता है, वो आपको डिस्काउंट क्यों देता है? वो ये सोचता है कि यार मुझे बैठे बिठाए एक जगह पे अगर एक बड़ा कस्टमर मिल रहा है, एक ऐसा कस्टमर मिल रहा है जो एक साथ मुझसे इतना सारा सामान खरीद रहा है, तो यार मेरे तो एफर्ट्स कम लग रहे हैं, आई शुड डू दिस ट्रांजेक्शन। इसको थोड़ा मैं अगर डिस्काउंट भी दे दूंगा ना, थोड़ा पैसा कम भी कमाया तो चलेगा, मेरे बिजनेस में टर्नओवर होता रहेगा, मतलब चीज़ें मूव होती रहेगी। हाँ, मुझे इसको डिस्काउंट देना चाहिए। तो अब आप 50 साड़ी की बात देखो, जहाँ आपने 10 साड़ी ली थी, रिटेल में खरीदा था 1,000 रुपये में मिला, जहाँ आपने 20 साड़ी ली 850 में मिला, जहाँ आपने क्वांटिटी 50 कर दी ना 800 हो गया। अब एक भाई, इसका मतलब ना आंटी जी ये भी मत समझना कि बेटा अगर मेरे को एक बात बताओ अंशुल,
है ना। आप मुझे अंशुल बोल सकते हैं, जितने भी आंटी जी ये सेशन देख रहे हैं। बेटा एक बात बताओ अंशुल, अगर हम 100 साड़ी लेंगे तो कितना लग जाएगा? अंशुल बेटा एक बात बताओ, अगर हम 500 साड़ी लेंगे तो आंटी क्या फ्री में लगा दूँ? नहीं ना आंटी, ऐसे नहीं होगा ना, वो भी तो अपनी कॉस्ट रिकवर है ना आंटी, से क्या कर रहे हो, है ना। तो 800 साड़ी 50 रुपये पे, 50 क्वांटिटी पे 800 साड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये सूरत वाले व्यापारी को कह रहा है, भैया सुनो, अब मैं नहीं आऊँगा, आप मेरे को जानते हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप, आपने मेरे को व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप करके आप मेरे को डिज़ाइना दिखा दो, मैं वो डिज़ाइन फाइनल कर लेता हूँ और आप मेरी पेटी बांध दो और मेरे को भेज दो। जैसे ही आप साड़ी भेजोगे मैं आपको पेमेंट भेज दूंगा। मतलब अब ये बंदा 800 रुपये में, भाई साहब इसने देखो आने जाने का खर्चा बचा लिया 5000 रुपये। देखो बिजनेस कैसे हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर ये सिखाना चाह रहा हूँ, हाउ अ बिजनेसमैन इज बॉर्न, हाउ, आपको नहीं पता, शायद आपके अंदर भी ये ट्रेट हो, ये सेशंस देखने के बाद पता चलेगा। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, धंधा बड़ा करोगे। अब आपकी 50 साड़ी आ गई, एक साड़ी कितने की आई, 800 रुपये की। अब आप यहाँ पर आंटियों को बुलाओगे, आ जाओ आ जाओ, आप तो प्रॉपर आंटियों को बुलाओगे सबको, घर के बाहर गार्डन में ऐसे टेबल लगाकर, अब तो पूरी एग्जीबिशन लगेगी, पूरी एग्जीबिशन। और अब आप डिस्काउंट ऑफर करोगे। पिछले बार मैं 1500 में बेच रहा था ना आंटी, इस बार मैं आपको सारी की सारी साड़ियाँ 1450 रुपये में बेचूंगा। ले जाओ आप 1450 में, मतलब मेरा एक साड़ी पे प्रॉफिट कितना हो गया, 650 रुपये। ले जाओ 1450 पे, धड़ल्ले से बिंदास लेकर जाओ एकदम। आंटी ये देखो, ये एकदम भाभी जी बिल्कुल आपके लिए ये साड़ी बनी है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही मैंने सूरत में ये साड़ी देखी, मैंने वैसे ही साइड में निकाल के रखा और मैंने बोला कि ये वाली जो साड़ी है ना, ये हमारी देशपांडे काकू ही पहनेगी और कोई नहीं पहन सकता। ही जी साड़ी आहे आमच्या देशपांडे काकू साठीच आहे। अगर देशपांडे काकू ये साड़ी नहीं लेगी तो मैं साड़ी को जला दूंगा, फाड़ दूंगा, पर मैं किसी और को नहीं बेचूंगा। देशपांडे काकू तुम्हाला आताच सांगतो, देशपांडे काकू मैं आपको बता रहा हूं, एक बार हे घालून तरी बघा, मग बघा भाऊ काय म्हणता, एक बार डाल के तो देखो। ये देखो मैं आपको साड़ी पहन के दिखाता हूँ। अरे ये सेल्समैन इतने इंटेलिजेंट, देखना भाई साहब, हाई लेवल की ट्रेनिंग। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, पल्लू देखो, हाँ कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ आपको देशपांडे काकू, आपके बेटे जैसा हूँ मैं, मेरे को पता है। आप एक बार साड़ी डाल के देखो, नहीं अंकल फ्लैट हो गए ना, बबीता जी को छोड़ के आपके पास ही जाएंगे, आपको बोल रहा मैं अभी भी। भाई साहब मार्केटिंग देख रहे हो, मार्केटिंग जबरदस्त लेवल। 650 रुपये आपने कमाया और इस बार आप 50 साड़ी पे काम कर रहे हो भाई साहब। 50 साड़ी पे, मैंने कुछ गलत कर दिया था कि पहले ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लिया क्या? एक मिनट, हाँ 650 इंटू 20, हाँ 13,000 सही है। अब मैंने 650 इंटू 50 साड़ी, भाई साहब 32,500। और अब यहाँ 5,000 रुपये मेरे आने जाने का खर्चा नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद सूरत नहीं गया हूँ। अब मैंने क्या किया, उसको ट्रांसपोर्टेशन से मांग, कुछ खर्चा लगा होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 1500 रुपये, 1500 रुपये खर्चा लगा होगा, ट्रांसपोर्ट से आया। लेकिन अब मेरी जेब में कितना बचा, 31,000। आप देख रहे हो कैसे धंधा बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो, आप सीख रहे हो। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। अम्मी जान कहती थी, बिजनेस ऐसे ही होता है मेरे दोस्त। खुद को पहचानो, खुद के अंदर के बिजनेसमैन को पहचानो, खुद की काबिलियत को पहचानो, खुद के टैलेंट को पहचानो। देखो कैसे धंधा हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट अब सिखाने जा रहा हूँ। एक मिनट पहले मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे। मज़ा आ रहा होगा सब लोगों को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भले रिकॉर्डेड है बट मैं सब उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग एंजॉय करेंगे, सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा। क्योंकि यार सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कितना भी काम में बिजी रहूँ, कहीं भी रहूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की पढ़ाई कहीं भी डिस्टर्ब हो। इस वजह से लंच स्किप करा हूँ मैंने और मीटिंग के बीच में से टाइम निकाला कि मैं जाकर
35-40 मिनट का एक सेशन शूट करके आता हूँ मेरे बच्चों के लिए। मैं यहाँ पे ना बहुत अमेजिंग कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। कंसेप्ट का नाम है लाइन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, लाइन मारना भी एक आर्ट है, कला है। हमें आती है, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये है नंबर ऑफ ईयर्स और ये है ग्रोथ। अब ग्रोथ में आप कुछ भी कह सकते हैं, ग्रोथ में आप सेल्स भी कह सकते हैं, ग्रोथ में आप नंबर ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हैं, ग्रोथ में आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ग्रोथ में आप मार्केट शेयर भी कह सकते हैं। मार्केट शेयर का मतलब होता है कि पूरे, अगर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट में बाकी भी तो लोग धंधा कर रहे होंगे ना, आपके जो कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं, तो टोटल यूनिट्स में से आपके कितने प्रोडक्ट बिके हैं, आपके प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के कितने बिके हैं, उसको कहते हैं मार्केट शेयर, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना। अब ये ना किसी भी बिजनेस के, किसी भी प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसको समझते हैं। ये वाला जो फेज़ है ना, इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन फेज़। जब भी आप कोई धंधा चालू करते हो या आप कोई नया प्रोडक्ट चालू कर, सपोज आपका अचार का काम है, अब आप पापड़ ऐड करते हो तो पापड़ एक नया प्रोडक्ट बन गया। अगर आप कुछ करते ही नहीं हो और धंधा चालू करो, बिजनेस चालू करो, तो ये बिजनेस लाइफ साइकिल बन जाएगी। सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना, उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है यहाँ से आप बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, आपके बिजनेस की शुरुआत हो रही है, यहाँ से इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से। समझ में आ रहा है? सबसे पहला फेज होता है इंट्रोडक्शन फेज। अब किसी भी धंधे में ना शुरुआत में प्रॉफिट नहीं होता है। ये वाला जो फेज है, यहाँ पर आप लॉसेस कर रहे हैं, होता ही होता है। आजकल बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, क्योंकि आप ऐसा कोई चीज़ मेरे को बता दो, ठीक है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में डाल के बता देना। थिंक ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस का मतलब होता है ऐसा कोई भी धंधा सोच के मेरे को जवाब दीजिए जो धंधा कोई और नहीं कर रहा है, सिर्फ एक या दो लोग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं, भारतीय रेलवे। इंडिया में जो रेलवेज है, रेलवेज आज भी सरकारी ही है, ठीक है। आपको रिलायंस की ट्रेन नहीं दिखेगी, आपको टाटास की ट्रेन नहीं दिखेगी, बिरलास की ट्रेन नहीं दिखेगी। ट्रेन मीन्स ओनली इंडियन रेलवेज एंड इंडियन रेलवे मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IRCTC। तो मुझे ना सोच के एग्जांपल दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कमेंट्स बहुत ज़रूरी है कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस और कौन से हैं इंडिया में, और जब भी आंसर लिखे तो नीचे आपका नाम और आपके शहर का नाम ज़रूर लिखे, ठीक है। वो एक कनेक्ट बिल्ड करता है आपको और मेरे बीच में। तो कोई भी धंधा जब आप करते हैं ना, तो उसमें लॉस बहुत होता है शुरुआत में। फिर ये एक पॉइंट आता है जिसको आपको याद है, मैंने एक टर्म बताया था आपको, ब्रेक इवन पॉइंट। और ये वाला जो फेज देख रहे हैं ना, जब ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इस फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज। तो पहले आपने अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। जब कोई भी चीज़ बनी होगी, पहली बार तो ऐसी ही बनी होगी ना, पता नहीं था पापड़ क्या होता है तो बन गया पापड़, भुजिया क्या होती पता नहीं, बन गया भुजिया। अरे अचार का इन्वेंशन राजस्थान में हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ना किसी ज़माने में पानी की किल्लत होती थी, पानी नहीं होता था तो सब्जियाँ नहीं उगती थी, सब्जियाँ नहीं उगती थी तो लोगों के पास खाने के लिए चीज़ नहीं होती थी, तो लोग रोटी के साथ खाएंगे क्या। तो आइडिया आया कि एक काम करो, जब फसल लगेगी, जब आम आएंगे तो कच्चा आम मतलब कैरी को काट लो और कैरी को काट के रख लो, लेकिन उसकी तो लाइफ कम होती है क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो चिंता मत करो, वो कैरी को काट के रख लो, थोड़े मसाले जो है उसके साथ हम खा रहे हैं एज अ सब्जी, लेकिन अब उसकी लाइफ कम है। अब उसको स्टोर कैसे करके रखें, तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, जैसे कि नमक और तेल। और अगर नमक और तेल डाल दिया तो वो जो मसाले वाली कैरी है ना, वो फिर आप लंबे समय तक चला सकते हो। मतलब जब कैरी का सीज़न नहीं रहेगा तभी भी आप उसको खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, अच्छा लगेगा, चटपटा लगेगा, उसका नाम पड़ गया अचार, और वो अचार बन गया, है ना। तो एक फेज़ आता है, फिर प्रोडक्ट ग्रो करने लगता है। ग्रो करने के बाद ये वाला जो फेज़ होता है ना, इसको कहते हैं स्टैग्नेंट फेज़। स्टैग्नेंट फेज़ का मतलब है फिर एक पॉइंट पे ये प्रोडक्ट ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर ये प्रोडक्ट को किसी प्रकार के मार्केटिंग की, एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है, ये बिंदास अपने आप अपने बलबूते पे चल रहा है। क्लासिक एग्जांपल दूं, होंडा एक्टिवा। सोच के देखो यार, आज होंडा एक्टिवा की कोई ऐड ही नहीं आती है टीवी में।
मतलब मुझे तो नहीं याद, रिसेंटली मैंने तो नहीं देखी, कोई ऐड नहीं देखी। बताओ किसी ने देखी है तो। रिसेंटली मेरे को तो नहीं याद मैंने होंडा एक्टिवा की कोई भी ऐड देखी हो। आज होंडा एक्टिवा की कोई ऐड नहीं आती है, फिर भी मेरे दोस्त होंडा एक्टिवा का सेल चल रहा है, वेटिंग चल रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ये फेज एंजॉय कर रहा है, स्टैग्नेंट फेज। समझ रहे हो आप? स्टैग्नेंट फेज इज अ फेज जहां पर प्रोडक्ट एकदम बढ़िया, या तो एकदम फ्लैट लाइन होती है ना, या हल्की हल्की सी ऊपर मूवमेंट होती है, हल्की हल्की नीचे मूवमेंट होती है। फिर यहाँ पर देखो यार, इंसान हो, शरीर हो या प्रोडक्ट हो, हर एक दिन किसी ना किसी का डिक्लाइन आता है। अरे पुराने ज़माने में ना STD बूथ चला करते थे पीले कलर के, STD, PCO, ISD, वहाँ जाकर लोग फ़ोन करते थे। उसके बाद में उसको रिप्लेस किया लाल डब्बों ने, कॉइन बॉक्स ने ना, 1 रुपया डालो बात करो। आज वो सब कहाँ दिखते यार? रिचार्ज की दुकानें दिखा करती, कहाँ दिखती है आजकल रिचार्ज की दुकानें? ये इंटरनेट आने के बाद, ऑनलाइन रिचार्ज होने के बाद दुकानें उठ गई है। पुराने ज़माने में लालाजी की दुकानें दिखती थी, आज भी बहुत सारे शहरों में दिखती है। बड़े शहरों में जाओ, ये मॉल खुल गए, किराने की दुकानें गायब हो गई है। धीरे धीरे कल्चर बदलेगा, कोई भी चीज़ जो है इनफाइनाइट नहीं है। तो स्टैग्नेंसी कितने साल चलेगी वो आपके बिजनेस के, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इनोवेशन पे, कि आप चीज़ों में कैसे परिवर्तन करते जाते हैं। और फिर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, सच बात बोलूं, जितने भी बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े लोग भी देख रहे हैं, ये सिर्फ बिजनेस की लाइफ साइकिल नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल नहीं है, ये हमारे रिलेशनशिप की भी लाइफ साइकिल है। हमारा रिलेशनशिप भी शुरू होता है, शुरुआत में है ना, कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव में फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब दो लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं, फिर बाद में उनके रिश्तों में गहराई बढ़ने लगती है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ एक स्टैग्नेंसी आ जाती है, बिना बोले काम हो जाता है, आंखों से काम हो जाता है, मम्मी पापा को देखना, हाँ खत्म, वो एक स्टैग्नेंसी। लेकिन ये डिक्लाइन भी आता है, उतार चढ़ाव होता है, डिक्लाइन भी आता है। कहते हैं ना, जिंदगी की लाइन हमेशा ऊपर नीचे चलती रहनी चाहिए, जिंदगी की रेखा हमेशा ऊपर नीचे चलती रहनी चाहिए, क्योंकि लाइन तो सीधी सिर्फ मरने के बाद ही होती है। समझ रहे हो? हाँ। फिर एक फेज आता है, डिक्लाइन फेज आता है, और फिर यहाँ पर एक फेज आता है जिसको कहते हैं एक्सटिंक्ट फेज, जहाँ आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सपाट हो जाता है, मार्केट से गायब हो जाता है, पता ही नहीं है प्रोडक्ट कभी आया था। लूना एक गाड़ी आती थी पहले, हीरो पुक गाड़ी आती थी, काइनेटिक होंडा गाड़ी आती थी, एम्बेसडर कार आती थी, फिएट पद्मिनी नाम की कार, बजाज चेतक स्कूटर आता था, प्रिया नाम का स्कूटर आता था, कितनी सारी चीज़ें, नोकिया का फ़ोन है, कितनी सारी चीज़ें दोस्त, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आए और चले गए, एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे डायनासोर होता है ना, एक्सटिंक्ट हो जाए, गायब हो जाते, आए गायब हो गए। अच्छा, किसी ज़माने में वो लीडर थे, मतलब पुराने ज़माने की पिक्चरें देखो तो हीरो हीरोइन जो है मारुति 800 में घुमा करते थे ना, और आज तो गायब हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। ये जो ग्राफ है ना, ये हर एक के लिए है, ये इंसान का भी है, धंधे का भी है, प्रोडक्ट का भी है, रिलेशनशिप का भी है, दोस्ती का भी है, यारी का भी है, प्यार मोहब्बत का भी है, हर एक चीज़ का ये ग्राफ है, हर एक चीज़ का ये ग्राफ है। तो ये सच्चाई है हमारी ज़िंदगी की। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट, करेक्ट। चलो, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, सच्ची लग रही है, तो कमेंट कर जरूर बताएगा। जिंदगी में 3 शब्द बोलने में कभी कंजूसी नहीं करनी है। किसी ने किया है कोई काम तो उसको धन्यवाद कहें, थैंक्स कहें। किसी का काम अच्छा लगा है तो अप्रिशिएट जरूर करें, और खुद से हो कभी गलती तो क्षमा जरूर मांगे। जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपनी मम्मी पापा को लिटरेट करना चाहते हो तो ये सेशन जरूर दिखाओ, बिकॉज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग उनको भी पता होने चाहिए। वो बहुत एंजॉय करेंगे, स्पेशली ये देखेंगे कि हमारा बच्चा सेफ हाथों में, कि हमारा बच्चा सही इंसान से जुड़ा है और सही चीज समझ रहा है, सही चीज सीख रहा है, और वो लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीख